परमवीर चक्र दिया था। उन्होंने अपनी एंटी टैंक जीप से 8 टैंक खत्म किए थे और जब वो 9वें टैंक को खत्म कर रहे थे तब एक गोला उनके ऊपर गिरा और वो शहीद हो गए। तो जब वहाँ से फायरिंग शुरू हुई तब इनको ये पता चला कि हम इस पहाड़ी के ऊपर हमारी पोस्टों पे कब्जा हो चुका है और ये जो है वहाँ पे पाकिस्तान के लोग आ चुके हैं। तब इन्होंने अपनी तैयारी की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइड टॉक्स के स्पेशल एपिसोड में। मैं परवेंद्र दहिया। आज हमारे साथ में स्पेशल बातचीत होगी ऐसी दो शख्सियत से जो एक मेजर सूबेदार श्री धर्मपाल सिंह जी, जिन्होंने 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में ऑपरेशन में हिस्सा लिया, और दूसरी शख्सियत है हमारे बीच में रेस्पेक्टेड ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट श्री हरिलाल कौशिक जी, जिन्होंने 1999 में कारगिल और भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ उसमें हिस्सा लिया। आज हम दोनों शख्सियत से बात करेंगे, हम बहुत कुछ जानेंगे उन दोनों युद्ध में क्या हुआ। मैं सर्वप्रथम सूबेदार मेजर श्री धर्मपाल सिंह जी का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और चाहूंगा कि 1965 का जो युद्ध हुआ वो क्यों और किस परिस्थिति में हुआ। धन्यवाद। मैं सूबेदार मेजर धर्मपाल सिंह वर्तमान में एक एनजीओ भी चला रहा हूँ, गौरवशाली देशभक्त सैनिक कल्याणकारी संस्था के नाम से। उसका मैं अध्यक्ष हूँ। इसको 15 वर्ष से हम चला रहे हैं और सैनिकों की समस्याओं का निदान करने के लिए विशेष रूप से इसको चलाया जा रहा है। अब मैं पाकिस्तान और भारत का 1965 के भी युद्ध जो हुआ उसके बारे में कुछ बातें बताऊंगा। 1962 के युद्ध में भारत का जो पराजय हुई थी चीन के साथ लड़ाई में, उससे हमारा मनोबल बहुत टूट गया था और हम बहुत अपमानित और रोष के साथ सेना में हमारे सैनिक काम कर रहे थे। इसी का लाभ उठाने के लिए पाकिस्तान ने अवसर ढूंढा कि मैं अब अच्छा अवसर है JNK को पूरी तरह से हस्तगत करूं। इसी के साथ उन्हें एक अच्छा अवसर ये भी दृष्टिगत हुआ कि मई 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के बाद उनका स्थान लाल बहादुर शास्त्री जी ने लिया। उन्हें लगा कि ये बहुत कमजोर प्रधानमंत्री है और इससे अच्छा हमें अवसर आगे कभी शायद न मिले। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ट्रायल के तौर पर 9 अप्रैल 1965 को पहला जो ऑपरेशन किया डेजर्ट हॉक के नाम से, वो रन ऑफ कच्छ में किया और वहां पर हमारी 2 पोस्ट हैं, सरदार और टॉक। उनमें हमारे CRPF के जवान रहते हैं। उनकी सपोर्ट के लिए वहां एक इन्फेंट्री यूनिट भी रखी गई है। तो जब उन्होंने 9 अप्रैल को वहां आक्रमण किया तो हमारे 300 CRPF के जवानों ने उनका डटकर मुकाबला किया और इन्फेंट्री की जो सपोर्ट देने वाली यूनिट है उनको भी इससे आगाह किया, जिसके बाद ये युद्ध कई दिनों तक चलता रहा और इस तरह से बीच बीच में कभी रुक जाए कभी आगे बढ़ता जाए। 1 जुलाई 1965 को UNO के हस्तक्षेप से और उनकी मध्यस्थता से इस युद्ध का संघर्ष विराम हुआ। इसके बाद पाकिस्तान ने दूसरी तरफ अपना रुख किया और 5 अगस्त 1965 को लगभग 13 से 15 हजार सैनिक स्थानीय निवासियों की वेशभूषा में पाकिस्तान ने घुसपैठ करा दी। उसकी इच्छा यह थी कि स्थानीय निवासियों को अपने साथ जोड़कर यहाँ पर एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जाए जिससे भारत बिना ही लड़ाई के
इस एरिया को खाली कर दे, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुआ, क्योंकि स्थानीय निवासियों ने सेना को सूचित किया, भारत सरकार को वहां की सरकार ने सूचित किया, और इस तरह से ये उनकी योजना विफल हो गई। इसी को विफल करने के लिए भारत ने 6 सितंबर को उन्होंने अखनूर पर हमला किया, क्योंकि अखनूर भी इसी तरह का पॉइंट है जैसा कारगिल में जी रोड के साथ साथ आगे का जो एरिया है पुंछ का, अखनूर से आगे राजौरी और पुंछ है, तो उसकी सप्लाई काटने के लिए उन्होंने ऐसा किया। क्योंकि उससे पहले हमारी 1st पैरा रेजिमेंट ने और ड्रॉपिंग के बाद में हाजीपीर पास को हस्तगत कर लिया था, उस पर हमारा कब्जा हो चुका था और उस पुल को उड़ा दिया था, जिससे कि पाकिस्तान की सेना वहां से आगे न बढ़ सके। तो इसी के उसमें उन्होंने अखनूर पर बहुत बड़ा आक्रमण किया, और 1:6 का रेशो था। एक डॉक्टर विल्सन है जो युद्ध विशेषज्ञ हैं बर्तानिया के, उन्होंने इस पर अन्वेषण किया और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की तैयारी बहुत ऊंचे स्तर पर थी, और 6 उनके और 1 भारत का, इस रेशो से ये हमला हुआ। हमारी 4 इन्फेंट्री यूनिट्स और 1 आर्मर्ड स्क्वाड्रन ने उनका मुकाबला किया। इसमें आर्मर्ड के जो मेजर साहब थे भास्कर राय, उन्होंने उनके 13 टैंक बर्बाद किए। उनका एक डिव था आर्मर्ड का, 2 डिव थे उनके इन्फेंट्री के, और 18 आर्टिलरी रेजिमेंट थी। वहां भी पुल था, पुल को तोड़ने के लिए वे लगातार उस पर बम्बार्डमेंट कर रहे थे। तो उसी से उस वहां पर हमारी सफलता जब नहीं हुई, तो हमने यानी भारत ने लाहौर सेक्टर में आगे बढ़ने की इच्छा व्यक्त की, और इस तरह से हमारी 3 रेजिमेंट, 3 जाट रेजिमेंट थी वहां पर, उसको हुक्म दिया कि आप इच्छुगिल कैनाल को पार कर डोगराई पर कब्जा करें और लाहौर की तरफ आगे बढ़े। पहली बार में हम इसमें सफल नहीं हुए, लेकिन 21 और 22 सितंबर को दूसरी बार, यह 6 सितंबर की बात, दूसरी बार जब हमारी तैयारी ज्यादा थी, उस समय डोगराई पर भी कब्जा किया और लाहौर को 3 तरफ से हमारी सेना ने घेर लिया। उनकी मदद के लिए दूसरी कई यूनिटें भी वहां आ गई थी। इसको विफल करने के लिए पाकिस्तान ने खेमकर्ण पर कब्जा किया। खेमकर्ण पंजाब में है, तो खेमकर्ण को वापस लेने के लिए फिर हमारी सेना ने अपनी तरफ से इस पर पलटवार किया, और वहां 4 ब्रिगेड ग्रेनेडियर रेजिमेंट थी, जिसमें क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद भी थे, जिन्हें भारत सरकार ने मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया था। उन्होंने अपनी एंटी टैंक जीप से 8 टैंक खत्म किए थे, और जब वो 9वें टैंक को खत्म कर रहे थे, तब एक गोला उनके ऊपर गिरा और वो शहीद हो गए। इस तरह से ये लड़ाई असलोत्तर के नाम से भी जानी जाती है। खेमकर्ण से थोड़ा अंदर की तरफ असलोत्तर है, और ये इस तरह से भी प्रसिद्ध हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो टैंकों का युद्ध हुआ, वो सबसे बड़ा युद्ध असलोत्तर और खेमकर्ण का था। वहां पर ग्रेनेडियर यूनिट ने ऐसी ट्रेंच बनाई, बहुत ही तंग ट्रेंच थी, जिसमें आदमी बस खड़ा हो सके। उसके ऊपर से उनके जब टैंक निकल रहे थे, तो ग्रेनेड से उन्होंने उनको खत्म किया, उनकी चेन तोड़ दी, और इस तरह से वहां उनके पैटर्न टैंक बहुत बुरी तरह से खत्म हुए। इसका डिमॉन्स्ट्रेशन रूस की भी एक वहां पर वो आई टोली, और उसने देखा, और अमेरिका को ये विश्वास ही नहीं हुआ
कि हमारा पेंटन टैंक इस तरह से इन्फेंट्री यूनिट के जवान खत्म कर सकते हैं। ये एक अद्भुत और एक अविस्मरणीय घटना थी। इसके बाद भारत ने 3 और 4 नवंबर को वहां पर मेंढर सेक्टर में भिम्बर गली के एरिया में पाकिस्तान ने पोस्ट पर कब्जा कर लिया। हमारी 3 पोस्ट थी, लेकिन भारत ने अपनी तरफ से इस तरह से एक रेजिमेंट ने हमारी हमला किया उन पर, और उसमें 100 जवान हमारे शहीद हुए, जिनमें एक मेजर भी थे गौतम के नाम से, और उसको 5 महावीर चक्र, 7 वीर चक्र, 11 प्रशंसा पत्र और 9 सेना मेडल उनको मिले थे इस युद्ध में। बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। इसके बाद भिम्बर गली को उस यूनिट ने दोबारा से कब्जा किया और पाकिस्तान को वहां से भगाया। इसी तरह से हमारी 2 यूनिटें और थी जिन्होंने जर्नी गली और मेहंदी गली, वो भी उसी एरिया में, राजौरी एरिया में थी, उसको हस्तगत करने के लिए इन दोनों यूनिटों ने भयंकर युद्ध किया, और उसमें भी उनके काफी लोग हताहत हुए और उन्हें शिकस्त होने के बाद वापस लौटना पड़ा। इस तरह से ये युद्ध कहने के लिए तो 17 दिन का युद्ध है, लेकिन वास्तव में इस युद्ध को अगर देखा जाए तो ये 9 अप्रैल से शुरू होकर और 4 नवंबर तक चलता रहा। बीच बीच में कभी किसी एरिया में, कभी किसी एरिया में लड़ाइयाँ होती रही। तो बाहर के जो युद्ध विशेषज्ञ हैं उन्होंने ये निचोड़ निकाला कि इसमें पाकिस्तान की बुरी तरह से पराजय हुई और भारत को इसमें काफी मनोबल प्राप्त हुआ, और इसका भविष्य के लिए इसका बहुत बड़ा परिणाम हमें मिला 1971 के युद्ध में हमारी जीत का। इस तरह से इस युद्ध में काफी बड़ी संख्या में हमारे लोग शहीद हुए। भारत की तरफ से लगभग 3000 सैनिक शहीद हुए थे और 7622 हमारे घायल हो गए थे। पाकिस्तान के भी अनुमानित संख्या शहीदों की उनके 3800 थी और घायलों की संख्या 10,000 थी। इस युद्ध में यह भी पता चला कि पाकिस्तान की एयरफोर्स हमारे से सुपीरियर थी। पहले 3 दिन हम लोगों को उन्होंने बहुत क्षति पहुंचाई, लेकिन बाद में हमारे जो एयर मार्शल थे उस समय के तत्कालीन अर्जुन सिंह, उन्होंने अपनी तरफ से काफी प्रयास करके अपने वायु पायलटों को प्रोत्साहित किया, उनका मनोबल बढ़ाया, और 3 दिन के बाद हमारे पायलट इस स्थिति में पहुंचे कि उनका मुकाबला कर सके। क्वालिटी के आधार पर भी हमारे एयरक्राफ्ट उनके सामने कमजोर थे, वो पुराने भी हो चुके थे और उनकी क्वालिटी भी उनके सामने कम थी। इक्विपमेंट के आधार पर भी उन्हें अमेरिकन इक्विपमेंट मिला हुआ था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, उसमें भी हमारी सेना, वायुसेना कमजोर थी, जिसका हमने निवारण आगे चलकर रूस की सहायता से, रूस से आयात किया हवाई जहाज़ों का, इक्विपमेंट्स का, और आगे इसका लाभ हमें 1971 के युद्ध में प्राप्त हुआ। 1971 में हमारी वायु सुपरमेसी इतनी बड़ी हो गई थी, इतनी वृहद आकार में थी कि 1971 में पूरे आकाश पर हमारी वायुसेना का अधिकार हो गया। पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सका। पहले दिन उसने हमला जरूर किया था अपने विमानों से, बहुत से हमारे जो हवाई अड्डे थे उन पर एक साथ हमला किया था, लेकिन बाद में वो बिल्कुल बंद हो गए, उनके हवाई जहाज
उनके हैंगर्स में ही खड़े रह गए। हम्म। उन्हें इतना हौसला नहीं रहा कि उन्हें वहां से उड़ाकर बाहर ले जाए। तो इस तरह से यह युद्ध भारत ने अपने पराक्रम से, अपने अच्छे मनोबल से जीता। और इससे हमें एक लाभ ये भी हुआ कि हम खाद्यान्न के मोर्चे पर उस समय बहुत बुरी तरह से परेशान थे। शास्त्री जी के एक ही आह्वान पर हमारे किसान, जिन्हें हम अन्नदाता कहते हैं, उन्होंने वो कर दिखाया जो विश्व में एक अद्वितीय काम था। आज हम अन्न के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर हैं, बल्कि विदेशों को निर्यात कर रहे हैं। और जहां इसकी बहुत कमी और गरीब देश हैं, उनको हम वैसे भी सहायता के तौर पर मुफ्त में भी भेज रहे हैं। अब मैं बात धन्यवाद। करता हूँ जो हमारे लेफ्टिनेंट श्री हरिलाल कौशिक जी, क्योंकि आपने भी 31 वर्ष सेना में दिया है और आदरणीय श्री सूबेदार मेजर धर्मपाल सिंह जी ने भी 28 वर्ष लगभग सेवा में दिया है। जैसे आप कारगिल जो युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ में, जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसमें उस ऑपरेशन में आप रहे, तो पूरा युद्ध को हमने कैसे विजय पाया और इसका कैसे कब पता लगा कि वह किस तरह से पाकिस्तान के जो सेना है उन्होंने हमारी जो कारगिल चोटी है उस पर कब्जा किया? जी नमस्कार जी। कारगिल के अंदर जो पाकिस्तान की सेना हमारी चोटियों पर आई थी, उस टाइम पर क्या हुआ, हमारे जो आर्मी है, एक्चुअली ये एक प्रोसीजर है कि जो सर्दियाँ आती हैं उस टाइम पर वहाँ बर्फ़ पड़ती है, बहुत बर्फ़ से पूरी पहाड़ियाँ ढक जाती हैं। तो हमारी जो पोस्टें हैं पहाड़ियों पे, हम अपनी आर्मी को नीचे उतार लेते हैं, तो वो पोस्टें खाली हो जाती हैं ऊपर। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा करके ही पाकिस्तान ने 1999 में जनवरी-फरवरी के टाइम पर उन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था, जबकि हमारी आर्मी को ये बिल्कुल भी पता नहीं चला कि हमारी पोस्टों पे कब्जा हो चुका है। ये हमें पता चला तकरीबन अप्रैल में, जब अप्रैल के लास्ट या अप्रैल के बीच में, जब एक चरवाहा, ये जो अपने गडरिये टाइप के होते हैं जो अपनी भेड़ों को लेकर वो पहाड़ियों पे इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उसने कुछ हरकतें देखी वहाँ पर पहाड़ी के ऊपर। तो उसने आकर के फिर आर्मी को नीचे आकर बताया था। तब इन्होंने वो रेकी करना शुरू किया और जैसे ही इन्होंने अपनी टुकड़ियां भेजी रेकी करने के, जैसे वहाँ देखने के लिए, तो उनके ऊपर फायरिंग हुई। तो जब वहाँ से फायरिंग शुरू हुई तब इनको ये पता चला कि हम इस पहाड़ी के ऊपर हमारी पोस्टों पे कब्जा हो चुका है और ये जो है वहाँ पे पाकिस्तान के लोग आ चुके हैं। तब इन्होंने अपनी तैयारी की शुरुआत करने के लिए, और उसके बाद में फिर 8 मई में ये लड़ाई शुरू हुई थी जी, जो पाकिस्तान के साथ। उसके बाद में इन्फेंट्री को ये जॉब दिया गया था, जो हमारी पैदल वल्टन है जी, तो उन्होंने ये शुरू किया पहाड़ी के पीछे से, पहाड़ी के साइड से, इधर उधर से उन्होंने प्रयास करने शुरू किए ताकि हम लोग वहाँ चढ़ सकें। लेकिन जब जो पोस्ट पे ऊपर बैठा हुआ है उसको ज़्यादा फायदा रहता है नीचे वाले के बनिस्बत, तो ये नीचे से चढ़ते थे, लेकिन वो ऊपर से ही इनके ऊपर काफ़ी गोला बारूद या जो भी अपनी गोलीबारी करता था, उसमें हमारी सेना उसमें ज़्यादा उसको नुकसान होता था। तो इस तरीके से इन्होंने शुरू किया, लेकिन बाद में फिर इन्होंने दूसरे तरीके से भी कुछ हवाई जहाज के तरीके या दूसरे तरीके से ऐसे चलता रहा ये युद्ध। तो इसमें हमारे बहुत सैनिक मारे गए थे शुरुआत में जी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि ये जो पहाड़ी के ऊपर जाने के लिए इन्होंने एक तरीके से लास्ट करीब बीच से ही ये स्टार्ट किया था। जो आर्टिलरी यूनिटें होती हैं हमारी, उनके पास बड़ी बड़ी गन्स और तोपें होती हैं, तो उनको ये फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप लोग जो है इस तरीके से कीजिए। और यहाँ पर एक बफोर्स गन जो हमारी है वो उसको इस्तेमाल किया गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो क्या है 32 किलोमीटर
मार करती है, और जो क्रेस्ट है उसका पहाड़ी का उसको भी क्रॉस करती है वो, तो उसको उस पहाड़ी से भी पीछे लगा करके तकरीबन 15-20 किलोमीटर वहां से फायरिंग स्टार्ट कराई गई उन पहाड़ियों के ऊपर, क्योंकि इसका रेंज 32 किलोमीटर है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड में ये 42 किलोमीटर तक जाता है। तो उसकी वो हमें फायदा हुआ उसकी वजह से, तो उसकी वजह से स्टार्ट किया जब उनको मारना शुरू किया, और साथ ही साथ हमने इन्फेंट्री का ऑपरेशन भी चालू किया पीछे से। इधर से फायरिंग होती रही बोफोर्स की, और उधर ऊपर उनको चढ़ाते रहे पीछे साइड से, इधर उधर से कवरिंग के लिए, कवरिंग फायर था एक तरीके से ये बोफोर्स गन का। तो उस तरीके से करने के बाद में ये पूरी इन्फेंट्री ने जाकर के फिर हर पोस्ट को उस तरीके से घेरा, और फिर ये हमारे जो सैनिक थे वो भी पीछे से जाकर के उन्होंने कब्जा कर लिया। कहीं कहीं झंडे भी लहराए गए हर पहाड़ी के ऊपर। कारगिल में जो अपनी वो अच्छी अच्छी पहाड़ियां हैं जिन जहाँ पर ये इन्होंने कब्जे किए हुए थे, तो वो युद्ध वहाँ पर 26 जुलाई को जाकर के खत्म हुआ, विजय दिवस के रूप में जो इनको हम लोग मनाते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा रोल था ये बोफोर्स गन का था। तो मैं बोफोर्स गन का क्वालिफाइड था, मैंने ट्रेनिंग किया हुआ था स्वीडन इंस्ट्रक्टर के साथ में। तो मैं एक्चुअली पोस्टिंग था उस टाइम जबलपुर में, जब ये लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी। जब लड़ाई शुरू हो गई और जब बोफोर्स की बात आई, तो हमें रात को 11 बजे वहां से बाई एयर फोर्स के हवाई जहाज से सीधा कारगिल में उतार दिया गया। हमें पता ही नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं। हमारा सारा सामान, हमारी टेक्निकल सारे टूल्स, ये वो हमारे वो लेकर के हम लोग पहुंच गए वहाँ पे रात को ही। और रात को ही जो वहाँ पर एयरफील्ड थे वहाँ टेम्परेरी बनाए हुए, उन्हीं के साथ में गाड़ियाँ लगी हुई थी, उसी गाड़ी में बिठा करके हमें जहाँ गन लगी हुई थी वहाँ पे पहुँचा दिया गया। तो वहाँ पर जाकर हमने देखा 2 गन्स तो पहले से ही खराब हो रखे थे वहाँ पर, जो काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो गन्स पर जो फायरिंग करते हैं वो आर्टरी वाले होते हैं, और जो उसको टेक्निकली उसको रिपेयर करते हैं वो होते हैं ईएमई कोर के। तो मैं ईएमई कोर में था, तो हमारी टीम, पूरी वर्कशॉप की टीम वहाँ पहुँच गई। हम लोगों ने जाते ही पहले तो वो 2 गनों को इन एक्शन किया, वो शुरू कर दिया, उनको रिपेयर कर दिया। उसके बाद में हम उनके साथ में जितनी भी लड़ाई हुई उसके दौरान वहीं रहे हम लोग लास्ट तक, 26 जुलाई तक हम वहीं रहे। और फायरिंग जब इसकी विजय हो गई तो उसके बाद ही हम लोग वहाँ से आए हैं और तो इसमें हमने इस तरीके से हिस्सा लिया था। अच्छा, जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ, कारगिल चढ़ाई बहुत कठिन थी। तो बताया जाता है कि भाई सामने से धीरे धीरे चढ़ाई शुरू की, जो बड़े बड़े पत्थर थे उसकी आड़ में फायरिंग शुरू की, फिर कवरिंग फायरिंग हुई, फिर अदर जो चोटियां हैं उस पे भी भारत ने अपने जो सैनिक हैं वे भेजना शुरू किया, ताकि वे और ऊपर दूसरी जो सुरक्षित चोटियां थी उससे वे अपने जो चोटियां उन्होंने पाकिस्तान में कब्जे में ली हुई थी उन्हें कवर करने के लिए। तो काफी नुकसान भी हुआ, बहुत नुकसान हुआ। 527 जवान उसमें शहीद हुए थे हमारे, शहीद हुए, और 1000 के करीब भी उसमें घायल हुए थे जी। तो ये हमारे कारगिल में, और साथ ही साथ क्या हुआ कि जो आर्टिलरी की जो स्टार्टिंग वाली आर्टिलरी वाली जो एक यूनिट आई थी उसमें थोड़ी सी ट्रेनिंग का अभाव था। उसने वहाँ नाले में ही फायरिंग कर करके नाला भर दिया बम्बों से। जो बम छोड़े उन्होंने फेंके ना, वो पहाड़ी में जा ही नहीं रहे थे, वो पहाड़ी के नीचे एक नाला था, वो नाले में ही भर गए। मैक्सिमम काफी नुकसान हुआ दूसरी तरफ से भी, और इस तरीके से वो, लेकिन बाद में अच्छे ऑफिसर भी अच्छे वहां पर पहुंच गए थे, और उन्होंने फिर जो, क्योंकि डाटा फीड करना पड़ता है गन्स के अंदर कि इतनी दूरी, इतनी हाइट और इतना एलिवेशन होगा बैरल का, उसके बाद ही वहां पहुंचेगा। उनका एक्यूरेसी डाटा निकाल के वो भेजते हैं।
तो उसका कैलकुलेशन वगैरह करके भेजते हैं वो, तब एक्यूरेसी शुरू हुई, तब जा करके ये सब चीजें। कितने दिन बाद एक्यूरेसी शुरू हुई? ये लगभग 1-2 दिन का समय लगा? हाँ समय लग गया, दूसरे लोग आ गए ना वहां पर, फिर जो पहले वाले टेक्निक लोग थोड़े हाँ, जानते नहीं थे उतना ज्यादा, हम्म, तो फिर हम वहीं थे। और उस टाइम पर हमारा काम था तो टेक्निकली कोई जी, खराब हो जाएगा तो हमने काम करना है, नहीं तो उनके साथ ही रहना है हमने जी, लगातार। तो उस जी, तरीके से हम लोग रहे हैं वहां जी। पर। जी, मेजर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, कारगिल ऑपरेशन में एयरफोर्स ने बहुत अच्छा काम किया था। जी, बीच में और वो इतना कठिन ऑपरेशन था एयरफोर्स का कि हैरान है युद्ध विशेषज्ञ कि इतना कंट्रोल होते हुए भी एयरफोर्स ने इतनी प्रभावी कार्रवाई की। अमेरिका ने ये बंदिश लगा दी थी कि आप सीमा का उल्लंघन नहीं करेंगे, सीमा अच्छा, के अच्छा। अंदर रहते हुए ही अपने हवाई जहाज को ऑपरेट करेंगे। और वहां पर इनको पता है, मैं भी रहा वहां, बहुत ही तंग घाटी है वो। जी, उस तंग घाटी में ऑपरेट करना हवाई हाँ, जहाज काफी को कठिन। बहुत कठिन काम है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। लेकिन एयरफोर्स ने कमाल के काम किया हमारे। मैं ये भी अभी मेंशन कर रहा हूं कि इस समय जो हमारी एयरफोर्स है वर्ल्ड में नंबर 3 पर आ गई है। ये हमारे लिए गर्व और फक्र की बात जी, है। रूस और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर हैं, चीन से भी हम आगे हैं। इतने टेक्निकली हम साउंड हो चुके हैं उसमें। तो ये भी इसमें एक कारक था जो हमारी विजय को हमारी तरफ खींच लाया, जी, क्योंकि वहां की जो चढ़ाई है वो बहुत विकट है। हमारे जो सैनिक थे उनकी एवरेज जो आयु थी वो 35 वर्ष थी। उसी से सबक लेकर जो हमारे यंग सैनिक थे उन्होंने उसमें बहुत अच्छा काम किया था। तो ये अग्निवीर योजना जो आज चालू है ये उसी का अनुभव है। उसी से इस परिणाम पर हमारी सेना आई कि हमें यंग लीडर्स लेने हैं, यंग सैनिक लेने हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में बहुत फुर्तीले होकर के कार्रवाई कर सकें। क्योंकि वहाँ की जो चढ़ाई है वो प्रौढ़ जो सैनिक हैं उनके लिए बहुत परेशानी का कारण बन गई। जो बिल्कुल यंग सैनिक थे उन्होंने बहुत तेजी से काम किया, तो उनके लिए लीडर नहीं वहां मिला उन्हें। क्योंकि यंग सैनिक लीडर नहीं होता, लीडर उससे जो बड़ी एज के ज्यादा अनुभवी लोग हैं वे लीडर्स होते हैं। तो इसलिए सेना का जो आयु का माध्यम है उस एवरेज को कम करने के लिए अग्निवीर योजना आरंभ की गई। अच्छा, जैसे बताया जाता है कि भाई कारगिल युद्ध से पहले जो हमारे वर्तमान जो उस समय वर्तमान अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने लाहौर यात्रा के लिए बस भी की थी। हाँ और वहां जाकर उनका मतलब एक तरह से मिलन भी हुआ था कि भाई शांति के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। जी उसके कुछ दिनों बाद ही ये ऑपरेशन हुआ। हो गया तो था। आप इस बारे में अपने क्या विचार रखते हैं? कुछ ये तो एक्चुअली पाकिस्तान की अपनी एक वो रही है पहले से ही, उसने उसे भरोसा तो किया नहीं जा सकता है। जब भी हम लोगों ने उससे भरोसा किया है उसने हमारा भरोसा तोड़ा ही है। वो हमेशा इसी ताक में रहता है कि किस तरीके से इनको नुकसान पहुंचाया जाए, चाहे वो किसी भी हालत में हो। तो उस टाइम पर भी ऐसे ही हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो उन पर भरोसा किया, उनके साथ बस को ले जा करके और ये सब सारे प्रोग्राम किए। लेकिन उनके दिमाग में चल रहा था कुछ ये कि हम इनके पोस्टों पे कैसे कब्जा करें, इनको किस तरीके से दोबारा से इनको लड़ाई में किस तरह से नुकसान पहुंचाएं। तो वो सब चीज़ें उनके दिमाग में थी, वो आज भी है। उस समय के जो शायद पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ शरीफ थे। परवेज तो वहाँ का शरीफ था, थे। अच्छा वो सेना सेना में थे। हाँ शरीफ जी, थे, जी, जी, शरीफ थे। शरीफ हाँ। वे फिर जब भारत ने कब्जा किया और एयर मार्शल जो एयरफील्ड मार्शल है उन्होंने काफी त्वरित जो कार्रवाई की, हाँ उससे वो भयभीत हो उठा। हाँ उसके जवाब में जो पीछे के जो सैनिक हैं बताया जाता है कि वे भी काफी
जो उसके पाकिस्तान की ओर से जब हमला, भारत ने पाकिस्तान पर हमला शुरू किया तो पीछे के जो कवरिंग करने वाले जो पाकिस्तान के सैनिक वे भी काफी मरे हैं। बहुत मरे हैं तो उनके लोग, उन्होंने कोई एक नंबर और जी इसमें जानकारी जरूरी है देना। जी हाँ जी, पाकिस्तान ने अंत तक हम्म, उन सैनिकों की डेड बॉडी लेने से इनकार कर जो दिया। उनके अच्छा थे, हाँ, क्योंकि वो ये मानने को ही तैयार नहीं था कि ये हमारे अधिकार लोग। उनकी सेना ने किया। जी अच्छा, ये कार्य उनकी सेना हाँ, ने हाँ। किया। जी वो हमेशा यही कहते रहे कि ये लोग हमें नहीं पता कौन है। शायद फिर पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वे अमेरिका गए, बिल नहीं, क्लिंटन थे बस शायद। उन्हें तो हटा ही दिया, हाँ हाँ, जी जी। उन्हें तो हटा ही दिया। तो अटल बिहारी जी का काफी वो रहा कि सहयोग सेना को वो रहा कि भाई आप खुले मन से अपना हाँ, जो भी उन्होंने आपको एक्शन फ्री लेना हैंड है, कर दिया था। फ्री हैंड। जी हाँ, शुरू में नहीं था, लेकिन बाद में फ्री हैंड कर दिया था, तब जा करके ये सब चीजें हुई थी। आप उसमें और श्री एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये आया जी कि सैनिकों की डेड बॉडी उससे पहले घर पर नहीं आती थी, उसे वहीं पर अंतिम संस्कार वहीं से शुरू हुआ था सेना ही ये। करते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, उन्होंने ही वहां से अटल बिहारी जी ताबूत में ताबूत जो घर बने। भेजना शुरू अच्छा किया। अच्छा। एक दूसरा, सिविल अथॉरिटी जो यहाँ पर है प्रशासनिक, उन्हें ये आदेश दिया कि आप उनकी अंत्येष्टि में सम्मिलित होंगे अच्छा, और उस परिवार को दिलासा ये देंगे। तभी से स्टार्ट हुआ है, तब से स्टार्ट अटल बिहारी जी के टाइम जी, से कारगिल से शुरू हुआ। कारगिल से। और बड़ा अमाउंट भी शहीदों के परिवारों को उसी समय से शुरू हुआ, जी जी, उससे पहले नहीं। जी। आज की पहले डेट तो में ये तो 50 सिस्टम लाख था। के करीब मिलता है। हाँ, 1 करोड़ मिल रहा अब था। 1 करोड़ कर दिया है। जी। 1 करोड़ है। जी जी। अच्छा, सारा जैसे मिला। हमने जो भारत ने काफी युद्ध लड़े हैं, चीन के साथ भी लड़े हैं, पाकिस्तान के साथ में लड़े हैं, तो पहले के समय में और आज की जो सेना है, पहली सेना, और क्योंकि अब टेक्नोलॉजी चेंज हुई है और काफी इक्विपमेंट हैं, हथियार काफी हुए भारत के पास में, एक्सपर्ट हुए हैं, और वायुसेना का भी वजूद बढ़ा है, तो जी। इस बारे में आपकी क्या राय है? इस फील्ड में भी हमारी सेना ने और हमारी सरकार ने आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया। जी पहले हम हर छोटी से छोटी चीज, जैकेट क्या होती है, जी उसके लिए भी दूसरे देशों से आयात पर निर्भर थे। निर्भर थे। लेकिन अब यहीं तक नहीं, अब हवाई जहाज, फाइटर्स, टैंक्स और जितने छोटे हथियार हैं वो यहाँ बन रहे हैं, और न केवल यहाँ के लिए है, विदेशों में भी उनका निर्यात हो रहा है। जबलपुर में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जी वहाँ पर आजकल बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ हथियार बन रहे हैं। ये बनने तो शुरू हो गए थे पहले से ही, लेकिन अब ज़्यादा बन रहे हैं, छोटे हथियार, बड़े हथियार, इवन बफोर्स गन तक का पार्ट्स हमारे यहाँ जबलपुर में बन रहा है। जी तो जो मतलब हमारा कोई बैरल भी फट जाता है तो बैरल एकदम रिप्लेस किया जाता है, वहाँ से ला करके एकदम से आ जाता है। जी तो हमारे यहाँ जो इंडिजीनियस जो सिस्टम है, मतलब हमारे यही बनने वाले पार्ट्स हैं, वो ज़्यादा शुरू हो गया है इस टाइम जी। पर। तो ये चीज़ ज़्यादा शुरू होने की वजह से हम आत्मनिर्भर हो गए हैं इन हथियारों के ऊपर, बड़े बड़े उसके अंदर। और इसके साथ साथ क्या है, जैसे ब्रह्मोस्त्र मिसाइल है, जी अग्नि मिसाइल है, आग, और दूसरे नए नए मिसाइल हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली क्या है, गाइडेड मिसाइल होते हैं। जी आप जिस मिसाइल को जहाँ भेजना चाहते हैं वहाँ जाएगा वो। जिस तरीके से आपने यहाँ से मिसाइल छोड़ दिया, आपके पास उसका कंट्रोल है। जी आपको जहाँ पर, अगर वो टारगेट की तरफ नहीं जा रहा तो उसको दूसरी साइड से घुमा करके उसको फिर घुमा के लेके आएगा वहाँ। इस तरीके से हमारे हाथ में अभी कंट्रोल। कुछ महीनों पहले पाकिस्तान पे जो हाँ, अटैक किया भारत ने, अब ये जो अभी ओपी सिंदूर हुआ हाँ, है, ऑपरेशन इसमें सिंदूर। यही चीजें ज्यादा इस्तेमाल की गई थी, जो हमारा सिस्टम है। और इसमें एक एयर डिफेंस का एक सिस्टम आया 400, जो नया आया है वो रशिया से, रूस से। हाँ, तो उसका ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। उसमें भी हमारी सेना को विजय इसी वजह से मिली, हर जगह पे जी आतंकवादियों के उस पे जहाँ भी गढ़ हैं उनको ख़त्म किया गया। और साथ ही साथ जो उनका
उनकी तरफ से फायरिंग हो रही है, उनकी तरफ से जो अटैक हो रहा है उसको ख़त्म किया गया, रास्ते में ही, आसमान में ही उसको ख़त्म कर दिया गया, ताकि वो यहाँ आए ही नहीं। जी जी उधर पहले से हाँ। पहले ही ख़त्म कर दिया। इधर इतनी टेक्नोलॉजी अब बढ़ चुकी है, और पहले हम लोग एक राइफल लेकर के, और ऐसे हेलमेट भी नहीं होते थे चाइना की लड़ाई के टाइम पर, तो हमारे जी। 62 में जी हम लोग किस तरीके से लड़ाई लड़ते थे बाहर, लेकिन आजकल हर चीज़ है। जैसे आप दोनों इतने लंबे समय 28 साल 32 साल सेवा में रहे, जी और जम्मू कश्मीर में भी आपका वो रहा, जी तो कभी आतंकवादियों के सामने या आतंकवादी के मुठभेड़ वगैरह कुछ उसमें देखा है एक्शन, या इस तरह से सम्मिलित हुए कभी? हमने देखा। हाँ बिल्कुल। तो उसका कुछ अच्छा सा वृत्तांत बताइए, किस तरह से हाँ बिल्कुल। ऑपरेशन होता है और कैसे उसको किया मैं जाता है? 63 फील्ड रेजिमेंट में रहा, और ये यूनिट जुलाई 1991 में हम्म, कारगिल में गई थी। उससे पहले वहाँ पर जो कश्मीरी पंडित थे उनको वहाँ से भगाया था, उनके आतंकवादियों ने पाकिस्तान के। तो उसके खिलाफ ऑपरेशन में जी हमारी वो यूनिट भी काम कर रही थी। जी वहाँ से पोस्ट पर जगह जगह हमें पोस्ट, छोटी छोटी पोस्ट पर हम वहाँ डिप्लॉय थे, और वहाँ से रेकी पार्टियाँ निकलती थी, वो उनको ट्रेस करते थे कहाँ उनकी जगह है छुपने की। जी तो उस समय बहुत यूनिटें थी उस एरिया में, क्योंकि वहीं उनका ज़्यादा केंद्र बिंदु था उसी एरिया में, वो जो कश्मीर में श्रीनगर से आगे का एरिया है। तो ज्यादा आतंकवाद किस साइड है ये, जिस हम भारत के आतंकवाद तो दक्षिण कश्मीर में सबसे ज्यादा है, जो जो सीमावर्ती अनंतनाग जो वगैरह अपना ये, ये पाकिस्तान हाँ, के सीमा, अनंतनाग वगैरह में, जो ये अभी हुआ आपका हाँ पहलगाम, पहलगाम का पहलगाम, ये उसी अनंतनाग। एरिया पर आता है। जी वो जो हमारा हाजी पीर का मैंने चर्चा की, जी। वो हाजी पीर अगर हमारे पास होता तो हाजी तो पीर ये भारत का ही हिस्सा था पहले? ये भारत का हिस्सा नहीं, हाँ पहले था, अच्छा जब पार्टीशन नहीं हुआ जी। तब था, वहां से व्यापार होता था हमारा। ये पाकिस्तान के कब्जे में ये है? पाकिस्तान के पास चला गया, और वहां से एक रोड निकलता है अच्छा पूंछ टू श्रीनगर, अच्छा उस दर्रे के ऊपर से जाता है जी वो रोड। मैं जब वहां पर था 1965 की लड़ाई में, तो मैं इंजीनियर के साथ था उस समय। जी उसी यूनिट ने कारगिल में जो चोटी ली थी 13,620 पॉइंट, उस पर भी जीप रोड बनाई थी, जी और उसी यूनिट ने हाजी पीर पर पुल बनाया था दोबारा। वो पुल जो फर्स्ट पैरा ने तोड़ दिया था, उस पुल को दोबारा निर्मित किया था, क्योंकि इनकी मंशा ये थी कि इसको वापस नहीं किया जाएगा, इस एरिया को अपने ऑक्यूपेशन में ही रखा जाए। जी लेकिन आगे चलकर जो हुआ, यूएनओ ने तो हमारा युद्ध विराम कराया ही, लेकिन अमेरिका और रूस के दबाव से हमने जो जीता था वो हार गए। अच्छा, जैसे आप 1965 की लड़ाई की हम बात करते हैं, जी और लाल बहादुर शास्त्री जी जी। का जो किरदार वो कैसा रहा? लाल बहादुर शास्त्री ने वो किरदार निभाया है जिस पर लोग अचंभित हैं। जी उनकी सॉफ्टनेस जो थी व्यवहार में, उसको देखकर लगता ही नहीं था कि ये व्यक्ति इतना सफल नायक हो सकता है। हाँ। उन्होंने युद्ध में तीनों जनरल्स की मीटिंग ली जब युद्ध शुरू हुआ। 6 सितंबर की रात में मीटिंग हुई थी, और उन्हें पूरा फ्री हैंड दे दिया था कि आप, मुझे युद्ध का परिणाम चाहिए, मैं नहीं जानता आप किस तरह से करेंगे। इसीलिए हमारे तीनों सेनाओं के जो चीफ थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हालांकि नेवी का उसमें ज़्यादा रोल नहीं रहा, लेकिन एयरफोर्स और हमारी थल सेना का बहुत बड़ा रोल तो था ही उसमें। तो इस तरह से बहुत ही सफल प्रधानमंत्री थे। भगवान अगर उनको और लंबा समय देता तो पता नहीं वो हमारे देश के लिए कितना अच्छा कुछ कर जाता। काफी वरदान साबित हो।
वो एक साधारण व्यक्ति होते हुए भी असाधारण व्यक्तित्व था। प्रतिभा के धनी। अच्छा कौशिक जी, मैं जानना चाहूंगा, जब कारगिल युद्ध हुआ जी और इतने लगभग 3-4 महीने के करीब युद्ध चला, हाँ। तो जो राशन की व्यवस्था वो कैसे की जाती थी, और कैसे जो चोटियों पर या बीच में फंसे हुए सैनिक थे वहां तक उनके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती जी थी? या उस मतलब सुना भी है कि कुछ सैनिक जैसे कैप्टन बत्रा थे शायद उस जी समय, जी उन्होंने तो 3 दिन के सिगरेट के भरोसे ही, मतलब सिगरेट जी जी से ही अपना 3 दिन भूखे प्यासे रहे, हाँ। लेकिन अपना मोर्चा नहीं छोड़ा। तो उस उनको टाइम कैसे सप्लाई, क्या उस टाइम सिस्टम पर था? सप्लाई की काफी दिक्कत आई थी, जी। क्योंकि उस टाइम पर लड़ाई आगे की तरफ थी और लड़ाई में सप्लाई देना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो जो सप्लाई हमारे यहाँ एक सप्लाई कोर होती है, तो सप्लाई कोर वालों ने अपने जो सामान और जो इनका राशन था वो खच्चरों के द्वारा उन्होंने वो पहुंचाया था वहाँ। जो खच्चर चलते हैं उन पहाड़ी के ऊपर, वहाँ गाड़ी वगैरह तो जा नहीं सकती हैं, तो खच्चरों के हिसाब से आते थे वो। खच्चर आते थे 8-8 10-10 ले करके सामान, और हमारा जो खाना एक तरफ बनता है, लंगर बोलते हैं उसमें, तो वहाँ पे खाना बनता था सबके लिए, चाहे कोई भी हो, देसी हो, अफसर जवान, सारे उसी में ही खाते थे हम लोग लड़ाई के टाइम पे। लड़ाई के टाइम पे जो राशन वगैरह आता था वो खच्चरों के उससे आता था। उसके तो सैनिकों तक पहुंचाया हाँ, क्योंकि जाता, और और पीछे, ऊपर से गोलाबारी हो रही है। हाँ सर, वो भी उसमें खुद वो लोग भी इन्वॉल्व थे, खच्चर वाले और ये सारे, उन्होंने भी काफी काम किया उस टाइम पर। तो खच्चर वगैरह भी काफी, मतलब नहीं, इंजर्ड तो उनके ज्यादा नहीं इंजर्ड हुए, हुए वो लोग तो ज्यादा नहीं हुआ वहां पे, अच्छा अच्छा क्योंकि वो जो खाने वाला वो थोड़ा पीछे था। अच्छा अच्छा। और तो फिर वहां से खच्चरों पे जाता था, तो जब थोड़ा शांत सा हो जाएगा मामला उस टाइम जाते थे वो लोग, फिर लेकर फटाफट आ जाते थे वापस, तो उनका इतना इंजरी वगैरह नहीं शो हुआ। कुछ सैनिक तो बताते हैं कि भाई जो जो चोटी है, चोटी से लगभग शायद 13,000 कुछ समथिंग थी, हाँ वो 1,000 नीचे ही फिट पर बीच में रुके रहे 3 दिन जो जी ऑपरेशन जी चला। जी, बहुत काफी कठिन ऑपरेशन रहा। बहुत कठिन था। जी जी, जी लेकिन जी भारत की ताकत और सैनिकों का हौसले ने सभी हौसले को, से लड़ाई हाँ, हुई वो। हौसले से सर, जो हमारा लड़ाई। जवान चने खा खा करके लड़ाई लड़ता मैं है। यही मेंशन करना चना चाहता हूँ। और ये सब हम इशू होता था वहां अच्छा पे, अच्छा अच्छा। चना वगैरह भी क्योंकि वो ही लाते थे राशन वाले, चना आगे भेजने के लिए चने रखते थे अपने, गुड़ सब चना, गुड़ गुड़ चना, चना। उसके ही निर्भर रहते थे, कई कई दिन उसी पानी, को खाते। पानी, पानी की गुड़ बोतल, चना। ये सब चीजें उस तरीके से चलता था। शक्कर पारे बनाते हैं, शक्कर पारे जी वगैरह। नमकीन और मीठे, हाँ, जी जो जी वो जी कई दिनों तक काम करते हैं, जी सप्ताह तक। जी। और वो तो ठंडा एरिया है, हाँ, ठंडा वहाँ एरिया। तो वो चीज महीनों चल जाती है। जी लड़ाई में ऐसे ही चलता है, जी। खाना खाना वाना कुछ नहीं मिलता हाँ, वहाँ। वो तो आज मैं इनसाइड। आपको एक और जी जानकारी दूं। जी आजाद हिंद सेना जब कोहिमा में थी, जी। अच्छा। जापान ने सरेंडर कर दिया, उसी बीच में सप्लाई बंद हो गई क्योंकि जापान पर निर्भर थे। तो मरे हुए खच्चर खाए थे सैनिकों ने जब जीवित बचे थे। ऐसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ये एरिया था टर्की वगैरह का, वहाँ हमारे सैनिक गए हुए थे। उन्होंने भी 8 रेजिमेंट जिनका वो है कि भाई ये तो मांसाहारी है ही नहीं, उन्होंने जब मरने लगे तो जो खच्चर गए थे वहाँ जी। सप्लाई ले करके, वे वहाँ थे, उन्हें मार मार कर खाया। आज हमारे बीच में जो शख्सियत रहे, सूबेदार मेजर आदरणीय श्री धर्मपाल सिंह जी और ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट श्री हरिलाल कौशिक जी, जो सूबेदार साहब धर्मपाल जी ने 1965 के युद्ध के विषय में काफ़ी जानकारी दी, और आदरणीय श्री कौशिक जी ने 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ में हुआ, और उस पर दोनों युद्धों में भारत ने हौसले के साथ में हमारे सैनिकों ने विजय प्राप्त की। तो मैं दोनों शख्सियत का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और दर्शकों से चाहूँगा कि इस तरह की वार्ता और बातचीत को सुनने के लिए जो इनसाइड टॉक्स हमारा चैनल है उसमें आप जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आभार।